Hello everyone, this is Raj and I welcoming you again to my channel The Civil Network। तो हम अभी तक अपने चैनल पर जो वीडियोस डाल रहे थे वो बीटेक वाले बच्चों के लिए थी। बट अब हमने एक नई चीज़ सोची कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं या बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ लेकर आए। तो इसलिए आज से हम एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम सारे जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे पर सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और हमने जो अभी इनिशियल आप लोगों के लिए एम किया है वो अबाउट 300 क्वेश्चंस का किया है पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या रखा है कि 300 क्वेश्चंस को हम 10 प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में लेकर आए, मतलब 30 क्वेश्चन पर सेट, ठीक है। तो अभी हमने इनिशियली ये रखा है। और इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद भी इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उस वाले फेज से गुजर चुका हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आइडिया लग चुका है कि जो कंपटीशन में है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो कितना मैटर करती है ना। इस चीज़ को मैं दिमाग में रख के आप लोगों के लिए ये वाली सीरीज़ लाया हूँ। आप इस सीरीज़ को एक अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो हमने सब्जेक्ट उठाया वो सर्वेइंग उठाया है। तो सर्वेइंग के हम लेकर आए हैं आपके लिए पहला सेट, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्यों ये सीरीज़ है हेल्पफुल। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक तो क्या है कि हम इसको शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन है, तो हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, जिससे कि क्या है आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि ऐड टू योर नॉलेज, मतलब क्या है कि वैसे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही हैं, पर क्या है अगर इनमें बाई चांस कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इससे आपके वो क्वेश्चन भी आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस से कैसे कि जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड के आसपास आपको टाइम दूंगा, टेस्ट टाइप क्विज टाइप, है ना। तो आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी नॉलेज कहाँ लाई कर रही है ना। नाउ लास्ट, इनमें बहुत से क्वेश्चंस आपको अराउंड मान के चलिए आपको 60 to 70% क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेट नंबर 1 को, ठीक है। चलिए, देखिए एक चीज़ और कि जो क्वेश्चंस हैं मैं चाहता हूँ कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले कम टाइम में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बात करूँगा और डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। अगर उसमें कुछ हल्का फुल्का समझने का होगा तो वो साथ में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज जो डायरेक्ट चीज़ है उसे मैं डायरेक्ट ही करता हुआ चलूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। तो हमारे ऑप्शन है लीनियर मेजरमेंट ओनली, एंगुलर मेजरमेंट ओनली, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, या नन, ठीक है। तो सोचिए आप। तो इसका हमारा जो आंसर है करेक्ट वो है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट मतलब देखिए आप जानते हैं कि चेन सर्वे में जो होता है वो केवल लेंथ मेजरमेंट के काम में आता है, एंगल मेजरमेंट के काम में नहीं आता, ठीक है। तो ये एंगुलर मेजरमेंट के काम में नहीं आता, इस वजह से ओनली लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर लेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिफर्स, ठीक है, डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग प्लेन फिगर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1 सेकेंड फॉर एवरी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो हमारा ट्रेवर्सिंग में जो इंटीरियर एंगल का जो समेशन हम निकालते हैं, ठीक है, ग्राउंड पर, उसका और जो कि हमारा जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है समेशन की, उसका जो डिफरेंस होता है वो 1 सेकेंड लाई करता है फॉर एवरी कितने एरिया के बाद वो 1 सेकेंड डिफरेंस आ जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है 50 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर, 150 किलोमीटर स्क्वायर, या 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ लाइन यूज टू मेजर द एक्यूरेसी इन चेन सर्वेइंग इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत बार आया हुआ है। तो वो लाइन जो कि मेजर करती है एक्यूरेसी चेन सर्वे में उसको क्या बोलते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मेन लाइन, बी है बेस लाइन, सी है चेक लाइन, और डी है टाई लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेक लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ
n numbers of divisions on the vernier scale coincides with n plus 1 division on the main scale, then the vernier is called। तो ऑप्शंस हैं डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोगेट वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर या नन। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रेट्रोगेट वर्नियर। रेट्रोगेट में क्या होता है कि n नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये इसका फॉर्मूला भी होता है रेट्रोगेट वर्नियर का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज यूज्ड इन measuring distance is shorter than the standard length, the error in measured length is। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कि अगर मीजरिंग लेंथ मतलब जो चेन की लेंथ है वो अगर शॉर्टर है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन से, तो उस टाइम पर जो मीजर्ड लेंथ है उसमें किस तरीके का एरर आता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, कंपनसेटिंग एरर या नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एरर। ठीक है, और वहीं पर अगर क्वेश्चन में शॉर्टर की जगह लॉन्गर दे देता कि जो हमारी जो चेन है जिससे हम अपनी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो लॉन्गर स्टैंडर्ड लेंथ से, तो उस टाइम पे जो हमारा एरर होता वो क्या आ जाता, नेगेटिव एरर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन चेन सर्वे करेक्शन टू बी अप्लाइड फॉर लेंथ एल measured along a sloping ground with an angle theta to the horizontal is। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा, चेन करेक्शन में करेक्शन ऑफ स्लोप का जो फॉर्मूला है ना, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो देखिए इसका ऑप्शन जो गिवन है वो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -L1 माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मेटेलिक टेप आर मेड अप विद, जो मेटेलिक टेप है किससे बनता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए अ कंपोजिट मटेरियल ऑफ स्टील एंड ब्रास, बी क्लॉथ इंटरवोवन विद मेटेलिक वायर, सी स्टील और डी इनवार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्लॉथ इंटरवोवन विद मेटेलिक वायर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन चेन सर्वेइंग अ ट्राइंगल विद एनी एंगल मोर देन डैश इज कंसिडर्ड एज वेल कंडीशन ट्राइंगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा भी गया है। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हमारे ऑप्शन है A 25, B 30, C 35 एंड D 40। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन B 30 डिग्री। और इसका मैं आपको कंडीशन बता भी देता हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो ट्राइंगल होता है कोई भी, वो 3 साइड से मिलकर बनता है जो कि सबटेंड करते हैं 3 एंगल। ठीक है, 1 2 3। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि इन तीनों एंगल्स में से कोई भी एंगल है अगर वो 30 डिग्री से 120 डिग्री में लाई कर रहा है तो वो बोला जाता है वेल कंडीशन ट्राइंगल। ठीक है, अगर कोई भी एंगल मतलब तीनों में से कोई भी एंगल अगर 30 डिग्री से कम है या 120 डिग्री से ज़्यादा है तो वो वेल कंडीशन ट्राइंगल माना नहीं जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए मैग्नेटिक डिप, बी डिक्लिनेशन, सी लोकल अट्रैक्शन, डी मैग्नेटिक बियरिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो बहुत फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डिक्लिनेशन। इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला भी है जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है, अब सबने पढ़ाई होगा मोस्टली, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला और बहुत फेमस फॉर्मूला भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स ए कंप्लीट चेक। ठीक है, चेक ऑन। तो हमारे ऑप्शन ए बैक साइड, बी फोर साइड, सी इंटरमीडिएट साइड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राइज और फॉल मेथड में इन तीनों चीज़ों में चेक लगाना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, वेयर एज अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड की, तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड में केवल जो है बैक साइड और फोर साइड पे चेक लगता है, इंटरमीडिएट साइड पर नहीं लगता। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड इज सुटेबल फॉर कंटूरिंग ऑफ, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग जो होता है वो किस किस चीज़ के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए स्मॉल एरियाज के लिए, ऑप्शन बी लार्ज एरियाज के लिए, ऑप्शन सी फॉरेस्ट एरिया के लिए और ऑप्शन डी हिली एरियाज के लिए। ठीक है, तो बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए स्मॉल एरियाज के लिए। और वहीं पर मैं पूछूं कि हिली एरियाज के लिए कौन सा मेथड होता है, ठीक है, कंटूरिंग का, तो बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक एक चीज जो क्वेश्चन की होती है ना बारीकी, वही क्या है ऑप्शन चेंज कर देती है बहुत बार। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे जैसे वर्टिकल प्लेन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर कुछ और होता वर्टिकल प्लेन की जगह, तो ये ऑप्शंस में से कोई और आंसर होता। वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। बट पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन इज नोन एज। तो ऑप्शन ए इज ट्रांजिस्टिंग, बी इज प्लंजिंग, सी इज रिवर्सिंग और डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअल में तो इसको ट्रांजिस्टिंग से ही डिनोट करते हैं, बट इसको प्लंजिंग और रिवर्सिंग नाम से भी डिनोट करते हैं, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहाँ पे वर्टिकल प्लेन की जगह हॉरिजॉन्टल प्लेन दे दिया होता, ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता, मतलब पूरा क्वेश्चन वही रहता, बस यहाँ पे वर्टिकल प्लेन की जगह हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, एक प्रोसेस होती है स्विंग, जिसको हम स्विंगिंग भी बोलते हैं। तो हमारा फिर करेक्ट आंसर जो हो जाता वो हो जाता स्विंगिंग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बहुत बार क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए कि वो एक्चुअली में आस्क क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं ये एग्जामों में आए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चनों को देखिए लास्ट तक, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ और आंसर और को एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको फालतू का रिग्रेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन परमानेंट एडजस्टिंग ऑफ थियोडोलाइट स्पायर टेस्ट इज डन टू चेक। जो थियोडोलाइट की परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं उसमें एक स्पायर टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है जिस जो किस यूज़ में आता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन है प्लेट लेवल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये देखने के लिए। बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये देखने के लिए। सी लाइन ऑफ साइट कोइंसाइड्स विद ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये देखने के लिए। और डी एक्सिस ऑफ ऑल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट, ये देखने के लिए। तो बताइए, इसे मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो स्पार टेस्ट जो होता है वो ये देखने के लिए होता है कि जो हमारा थियोडोलाइट है उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो परफेक्टली परपेंडिकुलर है कि नहीं वर्टिकल एक्सिस के। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। ठीक है, पे लाई कर रही है कि नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which one of the following method is best for estimating volume of earthwork for an irregular embankment? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा मेथड है जो बेस्ट है एस्टिमेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क को फॉर इरेगुलर एम्बैंकमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज मिड ऑर्डिनेट मेथड, बी इज एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, सी इज ट्रेपेजॉइडल मेथड और डी इज सिम्पसन्स मेथड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिम्पसन्स मेथड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट ऑन विच बोथ फोर साइड एंड बैक साइड आर टेकन ड्यूरिंग द लेवलिंग ऑपरेशन इज नोन एज। ठीक है, वो पॉइंट जिस पर फोर साइड और बैक साइड दोनों ली जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज चेंजिंग पॉइंट, ऑप्शन बी इज इंटरमीडिएट स्टेशन, ऑप्शन सी इज बेंचमार्क और डी इज नन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चेंजिंग पॉइंट। ठीक है, चेंजिंग पॉइंट को और क्या नाम से बुलाया जाता है, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है एक टाइप का सर्वे जिसको किन चीज़ों की स्टडी के लिए यूज में लिया जाता है। तो हमारे ऑप्शन ए है लार्ज वाटर बॉडीज, बी इज हेवनली बॉडीज, सी इज माउंटेनियस रीजन या डी इज कैनाल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशन,
सी। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर इज नोन एज। ठीक है, वो सर्वे जिसमें अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, मान्य किया जाता है, ठीक है, उस सर्वे को क्या बोलते हैं। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ए ऑप्शन है प्लेन सर्वे, बी ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, सी इज टोपोग्राफिकल सर्वे एंड डी इज जियोडेटिक सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे एक ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, वेयर एज एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता। तो वो कौन सा सर्वे हो जाता है, वो हो जाता है प्लेन सर्वे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नाउ अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई। जो हमारा बबल ट्यूब जो कि थियोडोलाइट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, सेंसिटिविटी बबल ट्यूब की इंक्रीज होती है बाई ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, इंक्रीजिंग द डाया ऑफ द ट्यूब, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, या एनी ऑफ द अबव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं उन पर क्या है, उनके इंक्रीज होने, या ये जिनमें इंक्रीज है उनसे इंक्रीज होता है, जिसमें डिक्रीज है उससे इंक्रीज होता है। ठीक है, और भी फैक्टर्स होते हैं पर अभी हम उसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एम है कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, फिर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो वो मोटिव ही खत्म हो जाएगा जो जिस वजह से ये सीरीज लेकर आई गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The instrument used for reducing and enlarging a plant is known as। तो ऑप्शन ए इज क्लाइनोमीटर, बी इज प्लानीमीटर, सी इज पेंटोग्राफ और डी इज सेक्सटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सोचिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटोग्राफ। ठीक है, जो पेंटोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिड्यूस और एनलार्ज करने के लिए यूज में लिया जाता है प्लान को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20। इन अ थियोडोलाइट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ टैकोमीटर इज यूजुअली। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को किस लेटर से डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है ए 10, बी 50, सी 100, डी 200। तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100। वहीं पर एक और कांस्टेंट को इसमें यूज में लिया जाता है टैकोमीटर में, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो उसकी वैल्यू अगर पूछूं मैं कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कभी कभी ये दोनों चीज़ भी पूछ ली जाती है, के और सी की वैल्यू। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है 100 और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है 0। ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर एंड डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इज। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। ठीक है, तो सीधे ये ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 2r साइन थीटा बाई 2, ये ऐसे है। ठीक है, 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक फॉर्मूला है डायरेक्ट। In a tachometry, if intercept taken on a vertically held staff which inclined at theta to horizontal, then the horizontal distance is given by। ठीक है, इसमें horizontal distance पूछ रहा है। ठीक है, horizontal distance के फॉर्मूला अलग होता है, इसमें एक vertical distance भी कैलकुलेट करी जाती है, उसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, पर यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का पूछ रहा है, तो बताइए इसमें से कौन सा ठीक होगा अगर आपने पढ़ा है तो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा करेक्ट, जो कि है के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। वेयर जहाँ पर के क्या है, के है हमारा जो भी मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एस इसमें हो जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट, थीटा इज डिफ्लेक्शन एंगल, सी इज एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस पूछता, तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब क्वेश्चन सेम रहता पर यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या वर्टिकल डिस्टेंस पूछ लेता, जैसे हम वी से नोट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता, के एस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस
सी साइन थीटा। ओके, तो ये होता है वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का तो हमने देख ही लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट। देखो यार, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस वैल्यूएबल लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। अगर आप हमारा साथ देंगे और वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम आगे ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। इन लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व द मेथड टू बी यूज्ड इज, ठीक है। कौन सा मेथड यूज किया जाता है सेटिंग आउट करने के लिए सिंपल सर्कुलर कर्व को, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन ए है ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड, बी इज सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड मेथड, सी इज ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट्स मेथड, या एनी वन ऑफ द अबव। तो ये डायरेक्ट है क्वेश्चन वैसे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाए ऑप्शन नंबर डी। तीनों मेथड यूज में लिए जाते हैं सेटिंग आउट करने के लिए सिंपल सर्कुलर कर्व। नाउ अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ ट्रांजिशन कर्व। इसमें ध्यान से पढ़ना, नॉट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा है ट्रांजिशन कर्व, इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है ट्रांजिशन कर्व। तो ऑप्शन है हमारा ए स्पाइरल, जिसे हम क्लोथॉइड भी बोलते हैं, बी क्यूबिक पैराबोला, सी इज लेमनस्केट, और डी इज सैग कर्व। तो बताइए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैग कर्व, ठीक है। बाकी ये जो तीनों कर्व हैं ये क्या है, टाइप्स हैं ट्रांजिशन कर्व के, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि स्पाइरल कर्व से रिलेटेड है। ये जो स्पाइरल कर्व है, अगर हमसे पूछे कभी कि आइडियल ट्रांजिशन कर्व कौन सी होती है, तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व हमारी कौन सी होती है, स्पाइरल कर्व, ठीक है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन से आता है जो कि द वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पिवोट इज नोन एज, ठीक है। तो बताइए, ए इज डिक्लिनेशन, बी इज एजीम्यूथ, सी इज डिप, डी इज बियरिंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 26, अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बॉडिच रूल से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो बॉडिच रूल ऑफ ट्रेवर्सिंग इज अप्लाइड टू ऑप्शन ए अ ओपन ट्रेवर्स फॉर ग्राफिकल एडजस्टमेंट, बी अ क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोजिंग एरर, सी डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन, या डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि बॉर्डेज रूल अप्लाई किया जाता है टू अ क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोजिंग एरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, फॉर अ टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, मैं कह रहा था आपसे, अब तो आप इसको बता पाएंगे इजीली, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए है 0 एंड 100, बी है 100 0, सी है 0 0, और डी है 100 100। तो बताइए इसका कौन सा, ये तो वैसे ही गलत होगा क्योंकि 0 0 और 100 100 तो होता नहीं है, 100 और 0 होता है। तो एडिटिव कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, तो डिनोट करते हैं सी से, और वैल्यू क्या होती है 0, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को डिनोट कर के से, और वैल्यू होती है 100, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जेई में भी पूछा गया है, ठीक है। इनवार टेप होता है एक टाइप का, वन ऑफ द टाइप ऑफ टेप, टेप सर्विंग में जो यूज किया जाता है, इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल बाय हाउ मच कंपोजिशन, ठीक है। जो कि क्या है, जो इनवार टेप होता है वो मिलकर बनता है स्टील और निकल से, ठीक है। तो उसके कंपोजिशन पूछ रहा है, क्या क्या कंपोजिशंस रहते हैं। तो ऑप्शंस देखिए ये गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें स्टील होती है 64%, और जो निकल होता है वो होता है 36%। ओके, याद रखना। नाउ हम अपनी लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं। 30 क्वेश्चन थे इस पहले प्रैक्टिस सेट में। नाउ अब वेट फॉर द सेकंड प्रैक्टिस सेट, उसमें अगेन 30 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो बने रहें इस चैनल के साथ और फैला दें इस चैनल को अपने दोस्तों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन सेंटर पॉइंट एंड द फोटोग्राफ इज कॉल्ड एज, ठीक है। ये भी डायरेक्ट है,
तो ऑप्शंस हमारे हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस, बी प्रिंसिपल लाइन, सी आइसोमेट्रिक डिस्टेंस एंड डी इज फोकल लेंथ। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रिंसिपल डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोजेक्शन सेंटर पॉइंट और फोटोग्राफ के बीच की डिस्टेंस होती है उसको। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। An imaginary line lying throughout the surface of the earth and maintaining a constant inclination to the horizontal is called as। ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। तो डायरेक्ट ऑप्शंस पर आते हैं। तो ए है कंटूर लाइन, बी इज कंटूर ग्रेडियंट, सी इज लेवल लाइन, डी इज लाइन ऑफ जेंटल स्लोप। स्लोप होगा ये, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कंटूर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। जो जो आप आपने अपना सेल्फ एनालिसिस भी किया होगा, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं तो उनको आप एक बार फिर से पढ़िए और अपने नोट्स में इन क्वेश्चंस को ऐड करिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में।